अभिवादन के साथ स्वागत है आपका महान व्यक्तित्व श्रृंखला में। हम आपके बीच में उपस्थित हैं मिल्खा सिंह की कहानी लेकर। पूरा सिख मिल्खा सिंह को सलाम करते हैं, सप्रेम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी कहानी आपको अर्पित करते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत में 20 नवंबर 1929 ईस्वी को पंजाब प्रांत में हुआ था। एक सिख परिवार में जन्म लिए। इनके माता पिता को कुल 15 संतान हुए थे, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, नियति का संयोग ही कहेंगे कि ज्यादातर संतान बचपन में ही मर गए। किसी ने किशोर अवस्था की दहलीज पर कदम नहीं रखा। कम थे जो किशोर से वयस्क बने। जब बचपन में मिल्खा का जीवन व्यतीत हो रहा था, इनके विद्यालय और इनके घर के फासले 10 किलोमीटर थे, जहां ये पढ़ने जाते थे। मिल्खा इन दूरियों को, इन फासलों को दौड़कर हमेशा मारते थे। चाहे घर से विद्यालय जाना हो या विद्यालय से घर आना हो, मिल्खा के कदम तेजी से निकलते थे विद्यालय की ओर, काफी तेजी से आते थे विद्यालय से घर की ओर। 10 किलोमीटर के फासले तेज कदमों से दौड़कर इसे मापना इशारा दे रहा था, शायद संकेत दे रहा था कि एक दिन मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करूंगा। आगे जीवन चलता है। 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिलने के साथ ही भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा, और विभाजन के पश्चात जो कुछ हुआ, जो दंगा हुए, इसमें भारत ने बहुत कुछ खोया। मिल्खा ने जो खोया, मिल्खा की जो व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो बड़ा दर्दनाक हादसा उनके जीवन में हुआ। मां, पिता और वहां जो उस घर में उस समय जो भाई बहन थे, सब इस दंगा के शिकार हुए। मिल्खा काफी गंभीर रूप से आहत हुए। उनका हृदय बिल्कुल समझ सकते हैं कि बिल्कुल द्रवित हो गया। किसी तरीके से मिल्खा शरणार्थी बनकर ट्रेन से पाकिस्तान से दिल्ली आए और दिल्ली में आकर शुरुआती वक्त अपनी बड़ी बहन के यहाँ जो विवाहित थी उनके यहाँ गुजारा। फिर शरणार्थी शिविर में रहे और फिर शरणार्थी शिविर के बाद उन्होंने शहादरा में तब तक प्रतिस्थापित बस्ती बसाई गई थी। जो विस्थापित लोग सब आए थे उनको रखने के लिए शहादरा में दिल्ली में बस्ती बसाई गई, उसमें रहना शुरू किया। लेकिन उनका सब कुछ तो उजड़ चुका था, इसलिए जमीन तो मिल गई थी, परंतु हृदय में अंदर जो जीवन जीने के लिए जो उत्साह चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, बिल्कुल वो लगभग खत्म हो चुका था। निराशा में फंसे थे। भाई मलखान ने उन्हें सांत्वना दिया और प्रेरित किया कि तुम सेना में भर्ती हो। भाई की प्रेरणा से उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी और अपने चौथे प्रयास में वो सफल हुए। चौथे प्रयास में मिल्खा को सफलता मिली और मिल्खा भारतीय सेना में सम्मिलित हो गए। सेना में जब उनकी फिजिकल एग्जाम जिसे कहते हैं, जब वो लिया जा रहा था, तो जिस अंदाज से उन्होंने क्रॉस जंपिंग किया था, इससे वहां के जो अधिकारी थे इसमें उनकी छिपी प्रतिभा को भांप लिया था और उन्होंने सेना में उनको खेल प्रशिक्षण वाली जो टीम बनी, जिसमें सिखाया जाना था, तो एक प्रशिक्षु के रूप में इनको सम्मिलित कर लिया। और मिल्खा उस टीम में सम्मिलित होने के बाद कह सकते हैं उनकी प्रतिभा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वहां से प्रतिभा निखरने लगा। 1956 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में ओलंपिक होने थे। भारतीय दल जो जाने वाला था, उस दल में एक एथलेटिशियन के रूप में इनका जाना होना होता है। ये सौभाग्य था उनके लिए और उस दल में सम्मिलित होते हैं। बहुत कुछ खास वहां हुआ नहीं, पदक के लिहाज से देखे तो कुछ विशेष नहीं कर पाए, क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं था, पहला अनुभव था। लेकिन 2 स्तर से इसे हम देख सकते हैं, एक उपलब्धि पदक के लिहाज से और दूसरी उपलब्धि जो हमारी कमी थी उसको दूर करने के लिहाज से। तो मिल्खा को बहुत अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां जो स्वर्ण पदक जिसे मिला, उनके साथ मिल्खा की वार्ता हुई और इस वार्ता से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रकार से मिल्खा अपनी कमजोरी कहां क्या है
इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे मेलबोर्न ओलंपिक में जान गए। वापस आए, भारत आए, फिर उन्होंने प्रयास शुरू किया और 1956 के बाद के जो साल, अगले 2 साल आए, इसमें उनके जीवन का कहते हैं स्वर्ण काल का आरंभ था। तो जो समझ ले, मेलबोर्न से शायद उनके जीवन का सकारात्मक समय जो था उसकी शुरुआत हुई। और यहाँ आने के बाद 1958 में कटक में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, जिसमें उन्होंने कई कीर्तिमान दौड़ के स्थापित किए, राष्ट्रीय स्तर के कई कीर्तिमान स्थापित किए। फिर 1958 के एशियाड में सम्मिलित होने का अवसर मिला। एशियाई गेम महज तीसरा एशियाड गेम था, इससे पहले 2 ही एशियाड गेम हुए थे। और एशियाड गेम में 1958 का जो एशियाई गेम था टोक्यो में हुआ, उसमें सम्मिलित हुए मिल्खा और उन्होंने वहां 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 200 मीटर के रेस में और 400 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह तो सफर की शुरुआत थी, आगाज किया था। यहाँ तो अभी तो मिल्खा का उफान स्वर्णिम काल आना बाकी था। यहां से वो राष्ट्रमंडल में पार्टिसिपेट किए। राष्ट्रमंडल गेम में भी उन्होंने 400 मीटर का स्वर्ण पदक प्राप्त किया और आजाद भारत के पहले ऐसे धावक बने, पहले ऐसे खिलाड़ी बने, केवल धावक ही नहीं कह सकते, पहले ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रमंडल में आजाद भारत के स्वर्ण पदक प्राप्त किए। मिल्खा 1958 में जब एशियाड से, राष्ट्रमंडल से भारत का नाम रोशन किया, तो भारत सरकार ने सम्मान में उनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया। सेना ने अपने वीर जाबाज सैनिक को पदोन्नति किया और उसे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया। इस प्रकार से इनका वर्ष बीता 58-60 इनके जीवन का, और समस्त कह सकते हैं भारतीय खेल जगत का, जो भारतीय एथलेटिक्स दुनिया है, इसके लिए वो वर्ष बहुत मायने रखता है। सब लोगों की नजर टिकी हुई थी। लेकिन 60 के रोम ओलंपिक के में जाने से पहले मैं थोड़ा 60 में पाकिस्तान में जो घटित हुआ इसकी चर्चा कर लूं आपके साथ। पाकिस्तान में उन दिनों एक बहुत मशहूर धावक हुआ करते थे, अब्दुल बासित। पाकिस्तान की जमी पर ही पाकिस्तान के मशहूर धावक अब्दुल बासित को इन्होंने पछाड़ा और तब पाकिस्तान के जनरल हुआ करते थे अयूब खान, उन्होंने इनको एक नाम से नवाजा, उरन सिख कहा, और हम लोग आज उन्हें उरन सिख के नाम से जानते हैं। उरन सिख पहुंचा उम्मीद के साथ, सपना के साथ, सारे भारतीयों के स्वप्न के साथ पहुंचा रोम ओलंपिक में हिस्सा लेने। ओलंपिक में 400 मीटर का रेस शुरू हुआ। सबसे आगे उरन सिख पसो पट्टा बांधे हुए, अपने वो जो सिख वाला बालों का जो गुच्छा होता है उसको अपने सर पर लिए सबसे आगे दौड़ रहा है। भारतीयों की उम्मीद बंधी है स्वर्ण पदक की, लेकिन एक भूल कहे, चुक कहे, 250 मीटर की दूरी पार कर ली गई है, 150 मीटर के फासले बचे हैं और मिल्खा से एक भूल होती है। मिल्खा पीछे मुड़कर देखते हैं और पीछे हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखना, पीछे हो जाना, स्वर्ण की कौन कहे, रजत की कौन कहे, कांस्य तक भी नसीब नहीं हुआ। और हम भारत चौथे स्थान पर उसमें रहा, मिल्खा चौथे स्थान पर रहे। ये अलग बात थी कि चौथे स्थान पर रहे और उन्होंने एक जो भारत का जो कीर्तिमान था ओलंपिक में इससे पूर्व का, उसको उन्होंने तोड़ा जरूर, उसको नए तरीके से नया संशोधित किया, नया कीर्तिमान बनाया। लेकिन हमारी नजर तो पदक पर थी, पदक हमें नहीं मिला, खाली हाथ हम आए। मिल्खा आहत हुए। भारतीय तो निराश हुए ही होंगे, लेकिन मिल्खा बहुत बहुत निराश हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब आगे बंद, लेकिन फिर समझाया गया। फिर 1962 में उन्होंने हिस्सा लिया एशियाड में, और 1962 का एशियाड में जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ, उसमें फिर उन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इस तरीके से एशियाड में अगर हम उनके स्वर्ण पदकों को देखें तो 2 एशियाड में 4 स्वर्ण पदक हैं और 4 स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन फिर जब 1964 ईस्वी का ओलंपिक गेम हुआ, इस बार ओलंपिक टोक्यो में हो रहे थे, तो उसमें कुछ खास, हालांकि सम्मिलित हुए, 3 स्पर्धाओं में सम्मिलित हुए, लेकिन कुछ खास उपलब्धि नहीं हासिल हो पाई। ये उनका एक दौड़, यानी कि एक धावक के रूप में अगर हम बात करें तो स्वर्णिम काल था
इस तरीके से उनका आया 64 में। उसके बाद धीरे 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 मिल्खा एथलेटिक्स दुनिया से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन अब हम उनके जो व्यवहारिक जीवन की बात करें, इसकी बात करें, बहुत ही सहृदय इंसान, इतने सहृदय किसी का दुख देख नहीं सकते थे। 2001 ईस्वी में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के लिए उन्हें पेशकश किया, लेकिन इतने दिनों तक उपेक्षित उनको देखा गया, इस लिहाज से वो थोड़ा सा प्रतिक्रिया में कह लें, उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि हम ये पुरस्कार नहीं ले सकते हैं। 1999 की घटना थी जब शहीद विक्रमजीत का 7 वर्षीय बेटा, ऐसे मानो कि वो उसके ऊपर से बाप का साया छट गया था, तो इन्होंने उसे गोद ले लिया। ये इनकी सहृदयता का यह प्रतीक है कि उन्होंने उसे गोद लिया। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा पीछे हटकर देखते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जीवन में किसका आना हुआ, कौन उनकी संगिनी बनी। तो संगिनी भी कोई साधारण नहीं थी। 1955 में उनकी मुलाकात निर्मल कौर से हुई थी, जो उस समय वॉलीबॉल की कैप्टन थी। श्रीलंका में हुई मुलाकात हुई, आंखें चार हुई, निकटता बढ़ी और फिर 1962 में दोनों एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। इसे एक संयोग ही कहेंगे, इसे एक बेहद संयोग ही कहेंगे कि अभी 5 दिन पूर्व ही 13 जून को उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, 13 जून 2021 को, और 18 जून 5 दिन बाद मिल्खा इस दुनिया को छोड़ गए। तो इसे एक संयोग कहेंगे। खैर, मिल्खा के जीवन के संदर्भ में कुछ और बातें हम जानते हैं। उनकी जिंदगी के जितने पदक उन्होंने प्राप्त किया, जो कुछ भी पाया, वो राष्ट्र को अर्पित कर दिया। उनके द्वारा अर्पित राष्ट्र को दिए गए सारे पदक शुरुआत में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखे गए थे, लेकिन बाद में चलकर जब पटियाला में खेल संग्रहालय बना तो उनके पदकों को पटियाला में रख दिया गया। और बाद में अपनी बेटी सोनिया संबालका के साथ 2013 ईस्वी में मिलकर के उन्होंने अपनी जीवन की आत्मकथा लिखी। कथा किसकी? एक धावक की कथा क्या हो सकती है? दौड़ की, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ 1929 से शुरू सफर 2013 में कैसे कैसे रोम, टोक्यो, जकार्ता, दिल्ली, बहुत जगहों पर होता हुआ कैसे कैसे वो पहुंचा था, इसकी कहानी लिखी, द रेस ऑफ माई लाइफ। नजर पड़ी उस पर बॉलीवुड के महान निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जब नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने सोचा एक अच्छी जमी है, एक पृष्ठभूमि मिली है एक फिल्म बनाने की, और उन्होंने फिल्म बनानी सोची, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग बॉलीवुड में काफी नाम कमाया। एक बार इस फिल्म के बाद मिल्खा चर्चा में। फरहान अख्तर मिल्खा की भूमिका में थे, बखूबी निभाया उस किरदार को। भाग से मिल्खा जो कुछ वर्षों से थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा अंधेर गली में जीवन जीने लगे थे, फिर से एक बार उनको उजाले में की दुनिया में उनका आना हुआ। लेकिन पिछले महीने 20 तारीख को वो कोरोना से संक्रमित हुए, और कोरोना से संक्रमित होने के बाद पिछले रात 18 जून की रात वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए। एक उस दौर का हिस्सा बन गए जिस दौर से कोई लौटकर आता नहीं है। एक लंबी दौर, यूं कर एक अनंत दौर में चले गए। इस बीच में एक बात मैं और आपको साझा करूं कि कितने सहृदय थे। एक चैरिटी के लिए उन्होंने अपने 1960 के में जो ओलंपिक में जो जूता का इस्तेमाल किया था उसकी नीलामी कर दी चैरिटी के लिए, और इस प्रकार से उनका जीवन का ये संक्षिप्त सार संग्रह था जिसे हमने आपके बीच में रखा। हम एक बार फिर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सलाम करते हैं मिल्खा को, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें उनका श्री चरण प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।